सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अभी तो ये साबित भी नहीं हुआ कि जो वीडियो है वो असली है या नकली है, लेकिन मरियम नवाज खुद ही मुल्जिम, खुद ही मुद्दई और खुद ही वकील, खुद ही जज बन गई। वीडियो दिखाते ही कौम को खुशखबरी सुना दी कि मुबारक हो, अब नवाज शरीफ सुरखुरू हो गया, गैबी क्या कहते थे, गैबी मदद आ गई, जज का ज़मीर जिंदा हो गया, जाग उठा। अगर उस वीडियो में इतनी सच्चाई है तो ख्वाजा हारिस साहब जो एक अरसे तक नवाज शरीफ के करप्शन के मुकदमात का दिफा करते रहे हैं, वकील रहे हैं, उनके वो जो, अगर मैं अदालत की बात करूं, जाते जिस दिन मरियम नवाज ने वीडियो दिखाई थी उसके दूसरे दिन नून लीग जाती अदालत, और क्या होता थी, मरियम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि उनके पास जज साहब की 3 ऑडियो टेप्स और भी हैं। क्या कहती हैं? 3। तो फिर उनकी जो किस्तें हैं, इन किस्तों की रुनुमाई आखिर वो क्यों कराना चाह रही हैं? किस बात का इन्हें डर है? मैं पूछती हूँ। हैरत तो शायद इस बात की है कि वो नवाज शरीफ जो खुद को बचाने के लिए कौमी असम्बली में झूठी तकरीरें कर डालें, जो खुद को बचाने के लिए 3 झूठी तकरीरें टीवी पर कर डालें, जो अपने बचाव के लिए कभी कतरी खत ले आएँ और फिर बाद में उसी खत से मुकर जाएं, जो अपने बचाव के लिए जाली दस्तावेजात बनाएं, जो कैलिब्री फॉन्ट की अगर मैं बात करूं उसमें बनाई गई थी, जो खुद को बचाने के लिए झूठी ट्रस्ट डील की कहानियां घड़ लें, जो खुद को बचाने के लिए सब कुछ अपने वालिद और बच्चों हसन और हुसैन नवाज पर डाल दें, उसी नवाज शरीफ को ऑडियो और वीडियो की शक्ल में अपनी बेगुनाही साबित करने, बल्कि 70 साल तारीख बदलने, इनकलाब की बुनियाद रखने का जो है, वोट को इज्जत देने का मौका मिले, और वो इसमें इतनी सुस्ती और काहली से काम लें कि अब तक उनकी साहिबजादी वो जो बाकी की टेप्स हैं अपने पास छुपा कर बैठी हुई हैं, लेकिन कौम को नहीं दिखा रही। ये बात समझ में आने वाली है नाजरीन? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये तो सीधी ब्लैकमेलिंग ना हुई? मरियम नवाज साहिबा जो कि खुलेआम अगर मैं कह दूं ब्लैकमेलिंग कर रही हैं, और वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो बगैर अकल की जो नकल होती है फिर वो पकड़ी जाती है, जैसे कि मरियम साहिबा बार बार पकड़ी जाती हैं। अच्छा, जब वो कहते हैं कि और भी टेप्स हैं, 3 टेप्स हैं जो बताती हैं, पता नहीं 3 या 30 है, जितनी में एक भी नहीं है, झूठी हैं और गलत टेप्स हैं, इतनी सुस्ती का ये मुजाहरा करी क्यों नहीं दिखा रही कौम को? अब तक इनकी जो साहिबजादी हैं नवाज शरीफ साहब की, प्रिंसेस मरियम नवाज साहिबा, उनका ये कहना है कि जी बाकी की टेप्स अपने पास रख कर बैठी हुई हूं, लेकिन कौम को नहीं दिखा रही। क्या ये आपकी समझ में बात आ रही नाजरीन, या मेरी तरह आप भी परेशान हो गए कि क्यों नहीं दिखा रही? ये तो सीधी मेरे ख्याल से ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेल कर रही है। ये तो अगर मैं कह दूं एक और फ्रॉड है तो ये भी गलत नहीं होगा। एक वीडियो ने देखा कि मामला सारा खराब कर दिया, इनको समझ आएगी कि एक वीडियो थी जाली, साबित हो गई। आपने देखो कि बोल न्यूज ने बार बार, सबसे पहले बोल न्यूज ने बताया कि वीडियो जाली है, और एक वीडियो में जो एडिटिंग की गई थी वो पकड़ ली गई है। अब बाकी की टेप्स दिखा दें तो कहीं हम खुद ही ना पकड़े जाएं, यानी इतनी कंफ्यूज हो गई कि खुद भी परेशान हो रही, कह रही है तो पकड़ी जाऊंगी और केस मजीद खराब हो जाएगा। मैं चाहती हूँ अब्बा जी किसी तरह बाहर आ जाएं, वो तो फिर अंदर ही रह जाएंगे, बाहर तो आएंगे नहीं। और जहां तक बात है जज अरशद मलिक साहब की कि उन्होंने फैसला जो है वो प्रेशराइज होकर किया था, तो मैं दोबारा पूछूंगी कि भाई साहब, बहनों, आप लोग जो आ जाते हैं इस तरह के झूठ बोलने के लिए, दबाव कैसा था? किस किस्म का प्रेशर था? किसका प्रेशर था? पनामा केस को अगर हम देखते हैं एक बार, तो नवाज शरीफ साहब ने तमाम झूठी तकरीरें क्या अपनी मर्जी से नहीं की थी? सुप्रीम कोर्ट को जो खत है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद लिखा था या फिर गन पॉइंट पे लिखवाया था? क्या उधर प्रेशराइज किया गया था? JIT नवाज शरीफ साहब के वकीला की ख्वाहिश पर बनी थी। ट्रायल कोर्ट में केस नवाज शरीफ के वकीलों के कहनों पर आया था। जज बशीर से जज अरशद मलिक के पास जो केस ट्रांसफर हुआ था, क्या नवाज शरीफ साहब के वकीलों की ख्वाहिश पर नहीं हुआ था? अब आ जाए अल अजीजिया रेफरेंस पर, वही केस जिसमें अरशद मलिक साहब ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई। 131 सफ़ात के जो अल अजीजिया का फैसला है, उसमें हुसैन नवाज साहब क्या फरमाते हैं कि मैंने जिला वतनी के दौरान 2001 में ये मिल सऊदी अरब में लगाई, मगर पैसा कहां से आया? कभी कहा कि कर्ज लिया, मगर कर्ज का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। कभी कहा गया कि दोस्तों से पैसे उधार लिए गए, मगर उधार का भाई साहब कोई रिकॉर्ड दे देते, उधार का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। कभी कहा गया कि 1980 में जो दादा हैं मोहम्मद शरीफ दादा जो थे इनके, उन्होंने कतरियों के यहाँ सरमायाकारी की थी, वही पैसे कतरियों से लेकर कारोबार किया, मगर ना दादा की कतरियों के यहाँ सरमायाकारी का कोई रिकॉर्ड मिला, ना कतरियों के पैसे देने का कोई रिकॉर्ड मिल सका। 80 समातें हुई। उसके दौरान शरीफ फैमिली ने ना कोई गवाह पेश किया, ना कोई सबूत दिया, ना कोई मनी ट्रेल दी, ना उनके पास कोई रसीद थी, ना, या मैं कह दूं जैसे बैंक ट्रांजैक्शन, कुछ भी नहीं था। ना किसी सवाल का जवाब ऑन ओथ दिया गया, क्योंकि ऑन ओथ वालों का जो जवाब देते हैं जो, तो कहते हैं जी साबित करना पड़ता है। अल अजीजिया फैसले में
जब कारोबार हो रहे थे तब बच्चे बहुत छोटे थे, कोई जरिया मुआश ना था, वालिद के ज़ेरे कफालत थे और उन बच्चों में से 2 बच्चे जो 50 साल के होने वाले हैं, मासूम से बच्चे कह दूं तो गलत नहीं होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे कह दूं गलत नहीं होगा, अपने अब्बा जी से मिलने जेल ना आए। और एक बेटी जो आज नवाज शरीफ को बार बार कौम के सामने सुरखरू करवाने पर तुली हुई है, और कभी बात करती गैबी मदद की, कभी बात करती कि जज साहब का ज़मीर जिंदा हो गया। बीबी पहले तो ये बता दो कि तुम्हारा ज़मीर जो है वो क्या जिंदा है, तुम्हारे भाइयों का ज़मीर जिंदा है? तुम्हारी कौन सी ऐसी खिदमत है कौम के लिए जो तुम दुख्तरे मशरिक बनने की कोशिश कर रही हो? ब्लैक मेलिंग की सियासत के अलावा तुम्हारे क्रेडिट में बीबी है ही क्या, ये बता दो, तुम्हारे पास क्या है? अब्बा वजीर आजम थे, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम बने, कौम के पैसे पर अपना मीडिया सेल चलाती रही, ऑर्डर्स देती रही, बैठ के ऑर्डर दे रही हूं मैं प्रिंसेस हूं, कौमी इदारों पर इल्जामात लगाती रही, आके इल्जामात की बुछाड़ करती रही, कौम के पैसे से मेकअप करवाती रही, पता नहीं कुछ लोग कहते हैं सर्जरीज भी करवाती रही, खैर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहिए, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही, कौम के पैसे से जायदादें बनाती रही। और आज एक वीडियो दिखाकर बीबी तुम ये कह रही हो कि जज साहब का ज़मीर जिंदा हो गया। कौम तुम्हारी बातों पे यकीन करेगी जिसके पास ज़मीर नाम की चीज ही नहीं है? आई एम रियली सॉरी, आपके पास ज़मीर नाम की कोई चीज है? आप क्या सोचती है कि कौम इतनी बेवकूफ है कि एक बेज़मीर शख्सियत पे यकीन कर लेगी? किसी एक बात पर टिक जाओ पहले, फिर ये प्लानिंग करो कि शायद आधी अवाम यकीन कर ले। पहले टिक के तो दिखाओ ना, कंसिस्टेंसी तो लेकर अपनी राय में यू टर्न आते हैं बार बार, दूसरों को तुम लोग यू टर्न के ताने मारते हो, अपनी राय का और अपने ज़मीर का यू टर्न तो बंद करो सबसे पहले। इंतखाबात से पहले ही कहती हो कि जरदारी और इमरान भाई भाई, इसी तरह कहती हैं, फिर उसी इमरान के भाई को, यानी जरदारी को, इमरान का भाई जरदारी जिस तरह इन्होंने कहा, उसी इमरान के भाई को आज तुम अपना अब्बा बना लेती हो। इतनी आपने उसके साथ जुल्म और ज्यादती की, वजीर आज़म पाकिस्तान था वो, आपने उसको मोदी का यार, गद्दार, आपने यहाँ तक कि गद्दार कह दिया। आपको हया नहीं आई उसमें कि आप कभी उसको गद्दार कहते हैं? और जिसको आपने मोदी का यार गद्दार कहा, उसी वो इतना इज्जत वाला वजीर आज़म था पाकिस्तान का कि ना सिर्फ वाजपेयी बल्कि मोदी चल के उसके घर आपके मुल्क की सरजमीन पर आए। अब पहले तो वो चंद सहाफ़ी और खुद ये मरियम नवाज मुझे बताएं कि नवाज शरीफ को मोदी का यार और गद्दार कहा किसने था? मरियम नवाज ये पूछ रही हैं कि नवाज शरीफ को मोदी का यार गद्दार कहते हो, शर्म नहीं आती? ये मरियम नवाज पूछ किससे रही हैं, किससे पूछ रही हैं? ये मरियम नवाज किसको शर्म, किसको हया दिलाने की कोशिश कर रही हैं? ये मरियम नवाज किसको रुस्वा कर रही हैं? मरियम नवाज के वालिद को मोदी का यार और गद्दार किसने कहा? मरियम बाजी आपको नहीं पता? चलें जरा देख लें कि किसने कहा। साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? कि ये ग्रेटर पंजाब बनाने की बात कर रहा है, इसकी सोच ये है। और आज आपने देखा कि इसके मुंह से उगल आया कि मुझे मुजीबुर रहमान बनाया जा रहा है। जी, तो नवाज शरीफ को मोदी का यार गद्दार कहने वाले वो लोग हैं जिनके साथ आज मरियम नवाज साहिबा इफ्तार पार्टियां निपटा रही हैं। नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वाले वो लोग हैं जिनके बगैर मरियम नवाज को आज ना सुकून है, ना चैन है, ना करार है। नवाज शरीफ को मोदी का यार और गद्दार कहने वाले वो लोग हैं जिनके सियासी वर्कर्स को मरियम नवाज पहले सलाम करती हैं, बाद में कोई और बात करती हैं। नवाज शरीफ को मोदी का यार गद्दार कहने वाले वही लोग हैं जो आज मरियम नवाज के सबसे ज़्यादा करीब हैं, जो मरियम नवाज के रफ़ीक हैं। तो सबसे पहले तो मरियम नवाज साहिबा, आपको शर्म नहीं आई? जो आपके बाप को गद्दार कहते रहे, जिन्होंने आपके वालिद को मोदी का यार कहा, उनसे आपने कैसे इत्तेहाद कर लिया? आपको हया ना आई? आपके बेचारे वालिद पर इन लोगों ने कितने ही इल्जामात लगाए और आज आप इनके साथ ही बैठकर इत्तेहाद की बातें करती। कैसे कर लेती हैं आप मरियम बाजी? जब आपको अपने वालिद की इज्जत का ख्याल नहीं, जो कि माजी में भी नहीं था, तो फिर आप कैसे लोगों से उम्मीद करती हैं कि वो आपके वालिद को अपना हीरो मान लेंगे? हुर्रियत की आस्तीन में जितने भी सांप छुपे हुए थे, सब आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आ गए हैं। जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। ये अंदर से एक ही हैं,
अंदर से मिले हुए हैं, इनकी नजरिया भी एक है। जरदारी इमरान भाई भाई। मरियम नवाज साहिबा सही कह रही है ना नाजरीन, बिल्कुल सही कह रही है, झूठ बोल सकती भला। ये भी एक एहतजाज था जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही थी गैर जमहूरी लोगों के खिलाफ। ये एक ऐसा एहतजाज था यकीन जाने, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही थी कि इमरान खान और जरदारी भाई भाई साथ हैं, एक हैं, और यही नवाज शरीफ के नजरिए की जीत है। और कब ये जीत शिकस्त में तब्दील हुई, ना मरियम नवाज को अंदाजा हुआ, ना उनके अब्बा जी नवाज शरीफ साहब को। असल में बात ये थी कि शिकस्त नजरिए की नहीं हुई थी, क्योंकि नजरिया ही तब्दील हो गया था। अच्छा नाज़रीन, आज जो हाल हमारे मुल्क का हुआ, इसमें बड़ा किरदार मिसाके जमहूरियत का है, और यही लोग जिन्होंने मिसाके जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को तबाह किया, ये अब खुद को बचाने के लिए जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करते हुए, अवाम का नाम इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करने की बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा किस मुंह से अवाम की बात करती हैं आप? इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? आज आप फरमा रही हैं कि मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, कौम गुर्बत से मर रही है, हाय अवाम, बेचारी अवाम, भूख और अफलास आम हो रहा है। प्रिंसेस, आपके वालिद साहब ने इस मुल्क पर 3 बार हुक्मरानी की, और उस दौरान अवाम को जो मयार जिंदगी है क्या तब्दील किया? लेकिन एक नजर आप अपने घर पर डालिए, ये स्क्रीन पर देखिए, जिस मुल्क पर 30,000 अरब रुपए का कर्जा है, ये उस गरीब मुल्क के साबिक वजीर आजम की रिहाइश गाह है। रजा जरा चलाइएगा ताकि नाजरीन भी देखें, जिस मुल्क में तकरीबन आधी अवाम गरीब है, मुफलिस है, ये इस गरीब मुल्क के साबिक वजीर आजम की रिहाइश गाह आ रही नजर नाज़रीन स्क्रीन पर। ये रिहाइश गाह है जिस मुल्क में तालीम लावारिस है, जिस मुल्क में एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हासिल कर पाता है, जिस मुल्क में चोरी चकारी भी लोग सिर्फ बच्चे पालने के लिए करते हैं, ये उस गरीब मुल्क के साबिक वजीर आजम की रिहाइश गाह है। देखिए जरा, देखें जिस मुल्क में अक्सर माएँ बाप बच्चों को मारकर खुद को भी मार लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और वजह सिर्फ गुर्बत होती, रोटी नहीं मिली, बच्चा भूखा सो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ बाप की मोहब्बत से। ये इस गरीब मुल्क के साबिक वजीर आजम की रिहाइश का है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस मुल्क का हर फर्द 2 लाख रुपए का मकरूज है, और आज इसी महल में रहने वाली इनकी साहिबजादी प्रिंसेस गरीब आवाम के मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर निकलने का ऐलान करती हैं। शायद ये भूल गई हैं कि इनके वालिद 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। शायद ये भी भूल गई हैं कि इनके चचा जान के पास दहाइयों से पंजाब का इक़्तिदार रहा है। वो वक्त था जब ये लोग अवाम की तकदीर बदल सकते थे, और यकीनन बदल सकते थे अगर सीरियस होते। वो वक्त था जब ये लोग अमीर और गरीब के लिए एक कानून बना सकते थे। वो वक्त था जब ये लोग ऐसा अस्पताल बना सकते थे जहां पर एक आम आदमी भी इलाज करवा सके, और मुल्क का वजीर आजम भी। वो वक्त यकीनी तौर पर इनके पास था जब इनके पास इक़्तिदार था, ये लोग पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिला भी सकते थे। वो वक्त था जब ये लोग मेरे और आपके मुस्तकबिल को रोशन कर सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उज़्बेकिस्तान की शहजादी के नाम से मशहूर गुलनारा बाप की जानशीन थी, हर लम्हे ट्विटर पर एक्टिव रहती थी। गुलनारा का गुस्सा ऐसा था कि उन्होंने सगी बहनों से भी बातचीत करना बंद कर दी। उनकी अपनी माँ के साथ भी ताल्लुकात कुछ कशीदा बताए जाते थे। गुलनारा ने एक अमरीकी शहरी से पसंद की शादी की और फिर अलहदा भी हो गई, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी नाकामियों का शिकार रही, और इसके बावजूद गुलनारा एक कामयाब बिजनेस वुमन साबित हुई। कई ममालिक में उनका कारोबार था, मुल्क की वो मशहूर तरीन शख्सियत थी। कई मीडिया हाउसेज में गुलनारा ने सरमायाकारी भी कर रखी थी। फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि उज़्बेकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ यानी ऑपोजिशन ने गुलनारा की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल्स अवाम के सामने रख दिए। गुलनारा उन तमाम इल्ज़ामात से साफ मुकर गई। अच्छा, उसके वालिद उज़्बेकिस्तान के सदर इस्लाम करीमोव से ऑपोजिशन ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस्लाम करीमोव ने मामला हल करने की कोशिश की, लेकिन अवाम और ऑपोजिशन का दबाव बढ़ता चला गया, जिसका नतीजा ये निकला कि गुलनारा के अब्बा जी ने आज़ादाना एहतसाब का वादा करके बेटी को घर में नज़रबंद कर दिया। अच्छा, उधर उज़्बेकिस्तान के सदर की आंखें बंद हुई नाजरीन, तो दूसरी ही जानिब गुलनारा के एहतसाब का अमल तेज हो गया।
तहकीकात का दायरा कर बढ़ गया तो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल ही गए। गुलनारा के बिजनेस पार्टनर्स को भी गिरफ्तार किया गया और गुलनारा का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। अच्छा, उसे घर से जेल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात का दायरा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड तक जा पहुंचा और फिर चंद दिन पहले ही गुलनारा ने अपनी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ कर लिया और हुकूमत को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर देकर रिहाई की दरख्वास्त कर दी। और अपने इंस्टाग्राम पर गुलनारा ने कौम से माफ़ी मांगी और क्या कहा कि मुझे माफ़ कर दे दें, मैंने आप सबको मायूस किया। अच्छा नाज़रीन, इस कहानी पर अगर आप गौर करें तो इसमें बहुत कुछ पाकिस्तान जैसा है। ऐसा ही है जैसे गुलनारा का बाप इस्लाम कैमोफ कानून में तब्दीली करके तीसरी बार इक़्तिदार में आया, जैसे गुलनारा उज़्बेकिस्तान के हाकिम की बेटी, उसकी सियासी जानशीन, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव, मीडिया हाउसेस मुट्ठी में थे, बाप के ओहदे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल उसके लिए एक आम सी बात थी। करप्शन के इल्ज़ामात, गुलनारा ऐसे मुकर गई कि मेरी लंदन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड तो क्या उज़्बेकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये लोग मेरी प्रॉपर्टी निकाल कर ले आए। ज़रा देखिए, गुलनारा की उज़्बेक ज़बान आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने इसका उर्दू वर्जन आपको सुना दिया जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से दस्तयाब था। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी ही गुलनारा साहिबा मौजूद हैं जिनके वालिद 3 बार के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनकी आदात और फितरत तकरीबन उज़्बेक के सदर की जो गुलनारा से ही मिलती जुलती हैं, उनकी बेटी से। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी गुलनारा की बहुत सारी बातें उज़्बेकिस्तान की गुलनारा से बहुत मिलती हैं। इस्लाम कैमोफ की बेटी गुलनारा की आदत थी ट्विटर से नफ़रत आमेज़ बयानात देना, झूठ बोलना, मुल्की इदारों को तनकीद का निशाना बनाना, और आज उसी गुलनारा ने उज़्बेक कौम से माफ़ी मांगी, कौम का पैसा वापस करने की हामी भरी और उन्होंने रिहाई की दरख्वास्त कर दी। अच्छा नाज़रीन, बुरे काम का अंजाम क्या होता है? बुरा ही होता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरा होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।